टोड प्रैक्टिस न्यूज की पेशकश द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 फरवरी 2026। हम यहाँ हैं पिछले 2 दिनों की कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के गहन विश्लेषण के लिए। बिल्कुल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को समझेंगे जहां टेक्नोलॉजी, समाज और कानून के बीच एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है। और फिर हम हाई कोर्ट्स के मामलों में भी उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे पारिवारिक विवाद से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक अदालतें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों से जूझ रही हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला मामला है वो है डिजिटल अरेस्ट का। जी, ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का साइबर फ्रॉड है। ये है क्या असल में डिजिटल अरेस्ट? सुनने में अजीब लगता है। इसमें होता यह है कि धोखेबाज खुद को पुलिस या सीबीआई का अधिकारी बताते हैं। वो लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें डराते हैं कि आपके खिलाफ कोई बड़ा केस है। अच्छा। और फिर उन्हें घंटों तक वीडियो कॉल पर ही हिरासत में रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते और फिर उनसे पैसे वसूलते हैं। मतलब एक तरह की डिजिटल फिरौती। तो इस पे सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो इससे निपटने के लिए सिम बाइंडिंग पर विचार कर रही है। सिम बाइंडिंग, ये क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ उसी फोन पर चलेगा जिसमें उससे जुड़ा सिम कार्ड मौजूद है। ओह, तो इससे फ्रॉड करने वालों के लिए किसी और का नंबर इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। खुद गृह मंत्रालय ने माना है कि इसे लागू करने में कुछ तकनीकी चुनौतियां हैं। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं। असल में चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब किसी बुजुर्ग दंपति की जीवन भर की कमाई लुट जाती है तो ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये डकैती है। डकैती, ये बहुत बड़ा शब्द है। जी, और इस एक शब्द ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट अब सीधे सीधे बैंकों की भूमिका पूछ रहा है। मतलब बैंकों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। कोर्ट की चिंता यही है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कैसे निकल जाती है। बैंकों के जो सेफ्टी सिस्टम है वो ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ क्यों नहीं पाते? तो ये मामला अब सिर्फ कुछ धोखेबाजों का नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की जवाबदेही का बन गया है। सही बात है। चलिए टेक्नोलॉजी और अपराध से आगे बढ़ते हैं। असम से भी 2 बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चल रही हैं। हाँ, और दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं। पहला मामला है वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असम सरकार को हरी झंडी दे दी है। जी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कोर्ट ने एक संतुलन बनाया है। सरकार को करीब 20% अतिक्रमण वाली भूमि खाली कराने की इजाजत दी है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है ना? हाँ, और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आदिवासी निवासी हैं या जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जमीन पर दावा कर सकते हैं, उन्हें फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मतलब वो कानून जो जंगल में रहने वाले समुदायों को अधिकार देता है। एकदम सही। कोर्ट ने कहा है कि पहले एक कमेटी उनके दावों की जांच करेगी। तो एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के ऐतिहासिक अधिकार। कोर्ट दोनों को देख रहा है। और असम से जुड़ा दूसरा मामला क्या है? वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक कथित हेट स्पीच वीडियो से जुड़ा है। उसकी जांच की मांग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अच्छा, तो एक ही राज्य से जमीन और राजनीति दोनों के मुद्दे शीर्ष अदालत में हैं। जी, और इसी पर चीफ जस्टिस ने एक दिलचस्प टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीतिक लड़ाइयां चुनावी मैदान में कम, अदालतों में ज्यादा लड़ी जा रही हैं। ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अधिकारों की इसी बहस को आगे बढ़ाता है सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा सवाल, आरक्षण में क्रीमी लेयर का। हाँ, ये एक ऐसा संवैधानिक सवाल है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हो सकता है? देखिए, अब तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए था। हाँ। मतलब उस समुदाय के जो संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन एससी एसटी आरक्षण का आधार हमेशा से सामाजिक पिछड़ापन रहा है, आर्थिक नहीं। तो अब इस पर बहस क्यों हो रही है? इसके पक्ष में क्या तर्क है? पक्ष में तर्क ये है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन परिवारों तक नहीं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। और विपक्ष में? विपक्ष का तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव किसी की आर्थिक स्थिति देखकर नहीं होता, वो पहचान से जुड़ा है। इसलिए आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण से बाहर करना इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है।
तो अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। उनका जवाब इस पूरी बहस की दिशा तय करेगा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसले भी हैं जिन पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एक फैसला विदेशी मेडिकल स्नातकों को लेकर है। हाँ, ये समानता के अधिकार को मजबूत करता है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी भारतीय स्नातकों के बराबर ही स्टाइपेंड मिलना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। और उन्नाव रेप मामले में भी कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। जी, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़ी जो अपील थी, कोर्ट ने उस पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ये दिखाता है कि न्याय में देरी को लेकर कोर्ट कितना गंभीर है। और एक और मामला जो काफी चिंताजनक है, वो है बच्चों के लापता होने का। हाँ, कोर्ट ने इस पे चिंता जताते हुए केंद्र से पूछा है कि क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जिस पे अब शायद गंभीरता से काम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिन काफी व्यस्त रहे। अब जरा हाई कोर्ट का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पारिवारिक विवाद चल रहा है। हाँ, उद्योगपति संजय कपूर का 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद। इस मामले में कोर्ट का रुख काफी दिलचस्प रहा। बहुत दिलचस्प। जस्टिस मिनी पुष्करना ने कानूनी दांवपेच में पड़ने के बजाय परिवार को मध्यस्थता करने की सलाह दी। उनकी एक टिप्पणी भी काफी चर्चा में है। जी, उन्होंने कहा, यह किसी और की मेहनत का फल और आप पर एक आशीर्वाद है, इसे अभिशाप न बनने दें। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ कानूनी किताबें नहीं देखती, वो मानवीय रिश्तों की गरिमा को भी समझती हैं। एक तरह से कोर्ट का मानवीय चेहरा। लेकिन हर मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझता। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मामला फिर से कोर्ट में है। हाँ, और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि ये याचिका सिर्फ मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए है। मतलब यूनिवर्सिटी कह रही है कि इसका मकसद जानकारी पाना नहीं बल्कि सिर्फ पब्लिसिटी है। जी, इसे वेक्सेशियस लिटिगेशन कहते हैं, यानी तंग करने वाली याचिका। अब कोर्ट को तय करना है कि याचिका का असली मकसद क्या है। अभिव्यक्ति से ही जुड़ा एक और मामला था मनोज बाजपेयी की फिल्म का, घूसखोर पंडित। हाँ, लेकिन वो मामला अब सुलझ गया लगता है। कैसे? जब फिल्म के टाइटल पर एक समुदाय ने आपत्ति जताई तो नेटफ्लिक्स और निर्माताओं ने समझदारी दिखाई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो फिल्म का नाम बदल देंगे। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे विवाद कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकते हैं। बिल्कुल, इससे लंबी कानूनी लड़ाई और नेगेटिव पब्लिसिटी दोनों से बचा जा सका। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और मानहानि के बीच की जो पतली रेखा है, उस पर 2 और बड़े मामले सामने आए हैं। हाँ, एक मुंबई से और एक गुजरात से। और दोनों को एक साथ देखना जरूरी है। पहले मुंबई वाले मामले की बात करते हैं। यूट्यूबर कैरी मिनाटी से जुड़ा है। जी। मुंबई की एक अदालत ने कैरी मिनाटी को फिल्म निर्माता करण जौहर के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाने से रोक दिया है। और गुजरात में? गुजरात की एक अदालत ने अडानी समूह के खिलाफ लिखने पर पत्रकार रवि नायर को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया है। तो एक तरफ एक यूट्यूबर है, दूसरी तरफ एक पत्रकार। कानून दोनों के लिए एक ही है। कानून कंटेंट को देखता है, व्यक्ति को नहीं। वो देखता है कि क्या ये रचनात्मक आलोचना है, व्यंग्य है, या फिर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया हमला। यही वो महीन रेखा है। तो संदेश साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। बिल्कुल। अधिकारों की सीमाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है जो घरेलू हिंसा कानून से जुड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई पत्नी अपनी मर्जी से और बिना किसी ठोस वजह के ससुराल छोड़कर जाती है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम का इस्तेमाल करके जबरन उसी घर में वापस रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। अच्छा, तो ये कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। जी, इस कानून का मकसद प्रताड़ित महिला को आश्रय देना है, न कि एक टूटे हुए रिश्ते में किसी को जबरन बांध के रखना। तो हमने देखा कि हाई कोर्ट्स कैसे कानून को हमारे व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं पर लागू कर रहे हैं। हाँ, अब अंत में उस कानूनी बदलाव की बात करते हैं जो हम सबके डिजिटल भविष्य को आकार देगा। एआई से जुड़े नए आईटी नियम। ये बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। केंद्र सरकार ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है समय सीमा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक या किसी भी तरह के अवैध एआई जनरेटेड कंटेंट को शिकायत मिलने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। सिर्फ 3 घंटे? ये तो बहुत कम समय है। क्या ये प्रैक्टिकल है? यही सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। ये दिखाता है कि सरकार एआई से पैदा होने वाले खतरों को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है अवैध कंटेंट की परिभाषा। क्या प्लेटफॉर्म्स के ऑटोमेटेड सिस्टम सही और गलत में फर्क कर पाएंगे? और क्या इस जल्दबाजी में
कोई वैध कंटेंट भी हटा दिया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कानून और अभिव्यक्ति के आजादी के बीच एक नया संतुलन बनाने की शुरुआत है। एक बहुत ही मुश्किल संतुलन। इस तकनीकी भविष्य के बीच दो खबरें और हैं जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। एक, अभिनेता राजपाल यादव का जेल जाना। हाँ, चेक बाउंस मामले में ये एक तरह से याद दिलाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो। और दूसरी खबर जो इससे बिल्कुल अलग है और बहुत प्रेरणादायक है। आप केरल की बात कर रही हैं? हाँ, केरल न्यायपालिका को अपनी पहली पूरी तरह से दृष्टि बाधित महिला जज मिलने वाली है। थन्यानाथन सी, ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। ये सिर्फ एक नियुक्ति से कहीं ज्यादा है। जी, ये न्यायिक व्यवस्था में समावेशिता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये दिखाता है कि अगर अवसर मिले तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी कानूनी सुर्खियां और उनका विश्लेषण। हाँ, हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी से पैदा हुई चुनौतियों जैसे डिजिटल फ्रॉड और एआई से जूझ रहा है। वहीं हाईकोर्ट्स ने पारिवारिक विवादों से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक कई सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों में कानून की व्याख्या की। इससे एक बात तो साफ है, कानून कोई स्थिर किताब नहीं है, बल्कि समाज के साथ लगातार विकसित होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है। क्या? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे जीवन का हर हिस्सा बनता जा रहा है, खबरें लिखने से लेकर शायद कानूनी सलाह देने तक, तो क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा भविष्य की इन जटिल चुनौतियों के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक नागरिक के तौर पे, एक वकील के तौर पे हमें इन बदलावों के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।